मित्रों नमस्कार। राष्ट्रीय युवा महासभा जिसके मूल उद्देश्यों में शामिल था कि जो शासन और प्रशासन से परेशान होकर के जिनकी कहीं पर सुनवाई ना हो, ऐसे लोगों के साथ में लगातार मदद के रूप में हम सदैव खड़े होंगे और उनकी सारी की सारी व्यवस्था खुले मंच से लेकर के शासन प्रशासन के दरवाजे तक जाएंगे और उनकी आवाज उठाएंगे। इन्हीं सब व्यवस्थाओं को लेकर के एक मंच बना जिसका नाम है राष्ट्रीय युवा महासभा। आज हम राष्ट्रीय युवा महासभा के नेशनल कोर कमेटी मेंबर नीरज तिवारी जी की समस्या को लेकर के आपके समक्ष में आए हैं, जहां पर अधिकारियों द्वारा उनके साथ लगातार मनमानी की जा रही है। ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर के हम नीरज जी से भी कुछ चर्चा करेंगे। मित्रों, मैं उमेश द्विवेदी, राष्ट्रीय महामंत्री राष्ट्रीय युवा महासभा। नीरज जी, आपका एक मामला है जो कि आस्तिक मुनि इंटर कॉलेज से जुड़ा हुआ है। आपसे हमारी कई बार इस विषय में वार्ता हुई, जिसमें आप द्वारा ही हमको जानकारी मिली कि यह मामला आपके पिताजी से विवादित चला आ रहा है। पिताजी ने भी इस विद्यालय को संचालित करने के लिए संघर्ष किया। उसका जहां तक मतलब जो है ईमानदारी के साथ संघर्ष कर सकते थे उन्होंने किया। यह व्यवस्था आपके हाथ में आई, क्या है ये पूरा मामला? नमस्कार, मैं नीरज तिवारी, जैसा कि उमेश जी ने परिचय दिया है, मैं रियास का कोर कमेटी का नेशनल कोर कमेटी में मेंबर हूं और बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी को कि ऐसे संगठन को बनाया। क्या हो गया? राष्ट्रीय युवा अभियान सभा का ये अभिमान जो विभिन्न संगठनों से इसको अलग करता है। उमेश जी से हमारी बात हुई और उमेश जी, जैसा कि आपने कहा था वैसा कर दिखाने के लिए आज हम लोग पहली सीढ़ी पर यहाँ खड़े हुए हैं। हम लोगों ने उन लोगों को जोड़ा। लोग कहते हैं कि हम दूसरों की बात करेंगे, दूसरों की समस्या उठाएंगे, जनमानस की आम समस्याओं को दूर करेंगे, जबकि अपने ही घर परिवार और संगठन में लोग पीड़ित होते हैं और उससे हिचकिचाहट के कारण अपनी बात अपने संगठन में नहीं कह पाते हैं। यहां से शुरुआत करता हूं कि मैं आस्तिक मुनि इंटर कॉलेज का 19/1/2025 को निर्वाचन के तहत प्रबंधक चुना गया उमेश जी। जैसा कि आपने बताया था, इससे पहले मेरे पिताजी वहां पर प्रबंधक थे। इसको थोड़ा सा अगर हम समस्याओं को ऐसे भी लेके आए कि मूल जड़ क्या है। मूल जड़ होती यह है कि वहां पर खेती लगी होती है अटैच, और गांव के अंदर ये परिवेश होता है, आम जनमानस के अंदर। यहां तक कि आपको बताना चाहूंगा कि आप कितनी भी ईमानदारी और सत्यता से बात करेंगे, सरकारी अमले में बैठे उच्च अधिकारी जैसे ही आप विद्यालय की बात करेंगे, सहसा उनके मन में आता है कि जैसे विद्यालय में लगी हुई जमीन, उससे लगी हुई प्रॉपर्टी प्रबंधक या प्रबंध समिति निश्चित रूप से उसको ले रहा है। अगर आप कोशिश करें कि इससे, जैसे कि अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय जिसको एडेड विद्यालय भी कहते हैं, आप जानते हो उमेश जी, कि उसके तहत सरकार केवल सैलरी देती है अनुदान के रूप में। बाकी सारी A to Z मेंटेनेंस से लेकर पानी की समस्या के लेकर फर्नीचर की समस्या को लेकर A to Z सभी समस्याओं का निदान उस प्रबंध समिति के द्वारा जो खेती अनुदान लगा होता है उसके तहत, इवन दैट की जो परीक्षाएं होती हैं उसकी कापियां, पेन, पंखा, बिजली का बिल, ये सभी समस्याएं उससे दूर करनी होती है। होता यह है कि जैसा कि लोग कहते हैं सिस्टम है, आप सिस्टम से अलग नहीं जा सकते हैं। हमने पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि मेरा जीवन छात्र जीवन से ही हमेशा जन समस्याओं के लिए जुड़ा रहा। मैंने तमाम बस्तियों में जाकर बच्चों को फ्री शिक्षा दी। उसी के तहत जब मुझको उमेश जी प्रबंधक निर्वाचित हुआ तो मुझको लगा एक अवसर है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में उन परिवारों के बच्चे आते हैं जहां पर 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। खेती के समय में बलकट पर मजदूरी करने के बाद इन बच्चों को शिक्षा के लिए, जो कि सरकार द्वारा मुफ्त में प्राप्त है, इन्हीं विद्यालयों में एडमिशन लिया जाता है। तो उमेश जी, जिस सिस्टम की लोग बात करते हैं, उस सिस्टम के जो दर्द है वो अब आपके संगठन के माध्यम से, आपका क्या कहूं, अपने संगठन के माध्यम से आम जनमानस को इस सिस्टम का जो कोर है, जो मानसिकता है, जो पूर्वाग्रह है, उससे
दो चार कराना चाहूंगा। निश्चित रूप से जब मैं अधिकारियों के पास जाता हूं तो अच्छा आप प्रबंधक हैं, जमीन लगी है, इससे मामला क्या होगा। अब आता हूं मूल समस्या पर। मूल समस्या ये कि जैसे ही मैं निर्वाचित होता हूं तो वहां पर निर्वाचन कैसे होता है इसकी जानकारी भी आवश्यक होगी, क्योंकि जना ही नहीं पड़ेगा कि निर्वाचन कैसे होता है तब तक हम मूल जड़ पर नहीं जा पाएंगे। साधारण सभा होती है, एक संघ वो एनजीओ बनता है, उस एनजीओ में उमेश जी लोग चुने जाते हैं। जो भी लोग उसमें होते हैं साधारण सभा में, हमारे में 30 लोग वर्तमान में हैं। और प्रशासन योजना एक होती है। इसमें थोड़ा सा हम आपको रोकना चाहेंगे कि आपका जो पूर्व में पिताजी जिस व्यवस्था से लड़ रहे थे वो व्यवस्था क्या थी, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो एनजीओ जो मतलब जो है व्यवस्था है, इसी का तो मतलब जो हमला संघर्ष पिताजी भी कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से आपने सही प्रश्न उठाया। जैसा मैंने कहा कि इसमें खेती लगी होती है जी, और चूंकि लोगों की मानसिकता गांव के अंदर ये है, यदि मैं प्रबंध समिति में आऊंगा तो विद्यालय चलेगा नहीं चलेगा, उसकी मूलभूत आवश्यकताएं, उसका ढांचा, ये व्यवस्था तो वहां पर है, जो वहां पर चाटुकार लोग हैं जो मतलब जो है उसको लूटने की व्यवस्था सोचते हैं। उसी विषय पर आ रहा था जी, जी। कि होता है क्या है कि जैसे हमने जैसे बताया आपको कि एक साधारण सभा बनती है, कैसे चलता है, एक साधारण सभा बनेगी, एक एनजीओ बनेगा, एनजीओ के साथ साधारण सभा होगी, वो साधारण सभा फिर प्रशासन योजना बनाती है। वो उस प्रशासन योजना और जो माध्यमिक शिक्षा अधिनियम है उसके तहत समस्त माध्यमिक विद्यालय चलते हैं। अब यही साधारण सभा नियम बनाती है, कि इसमें कितने पदाधिकारी होंगे, एक अध्यक्ष होगा, एक प्रबंधक होगा, उपाध्यक्ष होगा, मंत्री होगा, इसके तहत 6 सदस्य होंगे और उनके सबके अधिकार और कर्तव्य होंगे। उसके तहत ये जो कमेटी के 10 या 11 मेंबर प्रशासन योजना में नियमावली में होते हैं। तो जैसे हम उदाहरण दें पूरा कि मेरे यहाँ 30 साधारण सभा के लोग, ये 30 साधारण सभा निर्वाचित करती है और निर्वाचन के लिए वाकायदा माध्यमिक शिक्षा के जैसे डीआईएस हो गया, डीआईएस द्वारा नामित चुनाव कराने का जो आपके यहाँ चुनाव हुआ था, इसका आपको कोर्ट के माध्यम से शायद आदेश मिला था? नहीं, उस पर भी आ रहा हूँ। पहले जब तक नियमावली नहीं पता होगी तो शायद आम जनमानस को थोड़ी समस्या होगी। ज्यादा 30 सेकंड की बात है, 30 सेकंड में बता दूं कि ये जो नियमावली आपको बताई, प्रशासन योजना और माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, इसके तहत हमें समस्त विद्यालय चलते हैं। जब समस्त विद्यालय चलते हैं तो इसमें जो साधारण सभा है, जैसे मैं अपने यहाँ उदाहरण दूं, मेरे यहाँ 30 लोग साधारण सभा, और यही साधारण सभा नियम बनाती है। थोड़ा सा प्रशासनिक योजना और साधारण सभा, इसको अलग अलग डिफाइन किया। हम बता दे रहे हैं, हाँ। वो बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने ज्ञानवर्धनी शिक्षा समिति एक बनी, उस ज्ञानवर्धनी शिक्षा समिति में जो भी सदस्यता लेगा वो साधारण सभा कहलाएगी। अब वही साधारण सभा अपने लोगों को इलेक्ट करती है, 11 लोगों को, नियमावली के अनुसार मिनिमम 9 और मेरे यहाँ मैक्सिमम 15 का नियम है। ये प्रबंध समिति गठित की जाती है जिसका निर्वाचन साधारण सभा करती है। अब साधारण सभा के बाद जब प्रबंध समिति इलेक्ट हो जाती है तो अलग बॉडी हो गई, लेकिन सर्वोसर्वा साधारण सभा हो गई। अब इसके बाद निर्वाचन होता है, निर्वाचन के बाद साधारण सभा बन गई। अब चलेगा किससे, जैसा कि मैंने बताया कि प्रशासन योजना जो कि साधारण सभा द्वारा बनाई गई है, उसमें सभी पदाधिकारियों के अधिकार, कर्तव्य और विद्यालय कैसे चलेगा, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम से कैसे वो संचालित होगा, ये नियम बन गया। अब जैसा कि आपने पूछा था पिताजी के समय में क्या हुआ जी, तो पिताजी के समय में ऐसा हुआ कि निर्वाचन हुआ। निर्वाचन में गांव के आसपास के क्षेत्रीय लोग थे, क्षेत्रीय लोगों के द्वारा निर्वाचन में प्रबंध समिति का गठन हुआ। अब प्रबंध समिति का गठन होते ही, जैसा कि पिताजी हमारे सरकारी नौकरी में थे, उन्होंने देखा कि हमारे खानदान की बनाई हुई संपत्ति पर आज विद्यालय की थोड़ी और भूमिका बना दूं, 2 सेकंड का है कि श्री भालचंद्र दीक्षित जी एक महान संत हुआ करते थे। उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी को देकर ये विद्यालय का प्रारंभ कराया। उसके अलावा वो पीठ पर और गांव वालों को बुलाकर ईंट रखवाकर उस विद्यालय का निर्माण करते थे। टीन के नीचे शिक्षा का स्तर बढ़े। 1952 में विद्यालय कम हुआ करते थे और 1952 में वो बच्चों को बैठालकर उसी टीन के नीचे पढ़ाते थे, शिक्षा दीक्षा देते थे। और चूंकि वो स्वयं भी प्रिंसिपल निर्वाचित थे तो पूरी सैलरी भी उन्हीं पे देते थे। इस तरीके की तपस्थली और शिक्षा दीक्षा और तमाम आसपास के जिलों में इकलौता ये विद्यालय था, इंटर कॉलेज, और बहुत दूर दूर से लोग आते थे। आज भी वहां के पढ़े हुए लोग IAS IPS और विदेशों में भी हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में लोगों को लगता है कि विद्यालय जो है, जैसे कि हमने बताया सिस्टम, आपको अभी एक शब्द कहा था सिस्टम और मानसिकता। जी जी। तो चाहे वो
साधारण सभा के लोगों को, प्रबंध समिति के लोगों, आसपास के लोगों के अंदर हो, या इसको संचालित कहना गलत शब्द होगा, इसको सुपरविजन करने के लिए बनाई गई अथॉरिटी हो। उसके अंदर डिप्टी रजिस्ट्रार भी आता है जो कि सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करता है, और विद्यालय संचालन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक होते हैं। ये दोनों आते हैं। पूर्वाग्रह से ग्रसित मानसिकता के लोग, यदि आप उस विद्यालय को, जैसा कि आपने बताया था, पिताजी का 2009 में निर्वाचन होता है, वो विद्यालय प्रबंध समिति के प्रबंधक बनाए जाते हैं। जैसे ही वो प्रबंधक बनते हैं, क्योंकि पूर्व में आपको बता दूं 1952 के बाद ये व्यवस्था, अगर आप जाएंगे 82-83, तो 82-83 के बाद उसको विद्यालय संचालन के लिए व्यवस्था अनुदान तब मिलता था कि वह विद्यालय कैसे चलेगा, उसमें प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है, खेती लगानी पड़ती है। उसमें जो खेती लगी थी वो लगी, और उसके बाद लोगों की ऐसी मानसिकता रही कि इस खेती को विद्यालय में नहीं लगाना है। अगर मैं इसका अध्यक्ष या कोई भी पदाधिकारी बना हूं, प्रबंधक बना हूं, ये बना हूं, वो बना हूं, तो उस तहत सालों तक पिताजी से पहले कुछ लोग 5 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा इस तरीके से कर उसका निजी उपयोग करते रहे। इसमें सरकारों में बैठे सरकारी अमले के वो लोग जो इसके संरक्षण, संवर्धन और इसको सुचारू रूप चलाने के लिए बनाए जाते हैं, वो भी आंख मूंदे रहते हैं। आज तक उसका हिसाब नहीं लिया गया। अब जब पिताजी बनते हैं तो उन्होंने कहा, भैया ये जो खेती होती है ये मेरे निजी उपयोग के लिए नहीं है, विद्यालय की जर्जर हो रही है, व्यवस्था के लिए। हाँ, विद्यालय पूरा जर्जर हो रहा है, स्टूडेंट को उसकी सुविधा नहीं मिल रही है, विद्यालय कहीं ना कहीं अव्यवस्थित हो रहा है। उन्होंने पहली बार आते किया यूं कि उस विद्यालय की बलकट की खुली बोली लगवाई, नगाड़ा पिटवाया, लोगों से कहा कि इस दिन इस पे खुली बोली लगेगी, और उस खुली बोली में जो व्यक्ति खेती लेगा उसका अकाउंट में सीधे पैसा जमा होगा, और पैसा जमा होने के बाद ये पूरा पैसा विद्यालय के विकास में, विद्यार्थियों की शिक्षा दीक्षा में और उनकी सुख सुविधाओं में होगा। तो उमेश जी, हुआ यूं कि जैसे ही पिताजी ने परंपरा बदलने का प्रयास किया, विरोधी तैयार हो गए। प्रबंध समिति के वही लोग जिनको साधारण सभा के हमारे लोगों द्वारा बनाया और निर्वाचित किया गया था, वही लोग विरोधी हो जाते हैं। अब चूंकि सालों से वो उस खेती को अपने निजी उपयोग में लाकर उसका उपयोग कर रहे थे, तो उसके तहत विरोध करने लगे। अब यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट है, जो विधि सम्मत बात है, जो व्यवस्था सम्मत बात है, वो इस तरीके की है कि निर्वाचन को जब साधारण सभा सर्वोपरि है। आपको इस तरीके भी थोड़ा सा उदाहरण में भी समझा दूं कि जैसे विधानसभा का जब गठन होता है तो विधायक, जितने भी विधायक होते हैं वही विधायक दल के नेता चुनते हैं, और उन्हीं के द्वारा ही मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि साधारण सभा के लोगों द्वारा, जैसे आपको बताया है, निर्वाचन होता है, उनके पद, अधिकार और कर्तव्य लिखे होते हैं, उसके सिलेक्ट होते हैं। तो प्रबंध समिति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, जैसा कि प्रशासन योजना और इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट में वर्णित है कि उनके द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो आपस में तय कर किसी को हटा दें। अगर ऐसा होगा तो कोई व्यवस्था नहीं चल पाएगी। वो 10 लोग बैठेंगे, उनमें से किसी एक को हटाएंगे, तीसरे को बना देंगे। लेकिन होता क्या है कि सरकारी अमलों में बैठे लोग नियम की धज्जियां उड़ाते हुए, एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी मर्जी चलाने का प्रयास करते हैं। वो सफल नहीं हो पाए। पिताजी की व्यवस्था में इस तरीके से लोगों का विरोधाभास शुरू हुआ, कोर्ट कचहरी शुरू हुई, और कोर्ट कचहरी होने के बाद अंततोगत्वा जो विवाद 2009 में बनने के बाद 2011 में शुरू होता है, एसडीएम कोर्ट में जाता है। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा कि न्याय में देरी न्याय की हत्या कहलाती है। वही हुआ 2022 में एसडीएम कोर्ट से हमारे पिताजी के पक्ष में कहें या संस्था के पक्ष में निर्णय आता है, हम लोगों की सदस्यता का निर्णय होता है। उसके बाद ये निर्वाचन जिसमें मैं निर्वाचित होता हूं होता है। यानी कि 2009 का जो विवाद था वो लगभग अभी 2024-25 में, कब जी 2024 लास्ट दिसंबर में निर्णय आता है। उसमें उस प्रक्रिया के तहत आप नियमतः चुनाव जीतते हैं, निर्वाचित होते हैं। पूरी जानकारी आपको दे दूं कि ये मामला जब एसडीएम का आ जाता है तो हाई कोर्ट चला जाता है।
जी हाई कोर्ट में मुकदमा खारिज होता है। खारिज होने के उपरांत डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा जो हमारी 4B की सूची थी उसको पुनः पंजीकृत किया जाता है और इलेक्शन की एक डेट जिला विद्यालय निरीक्षक को पर्यवेक्षक की उपस्थिति में कराने का सुनिश्चित होता है। तो 19/1/2025 को विद्यालय प्रांगण में निर्वाचन होता है और साधारण सभा के उस समय 32 लोग थे, अब 2 लोग नहीं रहे तो 30 की कमेटी है। 31 लोगों द्वारा मैं प्रबंधक पर निर्वाचित होता हूं। अध्यक्ष पर वहीं क्षेत्र में रहने वाले कैलाश नारायण मिश्रा, वहीं पर उप प्रबंधक में राहुल शुक्ला, उपाध्यक्ष में वेद प्रकाश दीक्षित, कोषाध्यक्ष में शिवशंकर सैनी सहित 5 अन्य लोग सदस्य निर्वाचित होते हैं। हम बार बार इस बात को और ध्यान दिलाना चाहते हैं कि प्रशासन योजना में वर्णित लिखित रूप से जिस भी पदाधिकारी का जो भी अधिकार और कर्तव्य है उसकी योग्यता के अनुसार, गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं जी 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 भाई, हम निर्वाचन है, तमाम लोग उसी पद में खड़े हो सकते हैं। तो जो निर्वाचन करने वाले वोटर हैं उनको ये पता होता है कि इस पद में इनका अधिकार कर्तव्य है, अध्यक्ष में इनका अधिकार कर्तव्य है, प्रबंधक का अधिकार कर्तव्य ये है, उप प्रबंधक का ये है, उपाध्यक्ष का ये है, कोषाध्यक्ष, उसके योग्यता के अनुसार निर्वाचित कर देते हैं। ठीक है। अब निर्वाचन हुआ, निर्वाचन होने के बाद विद्यालय में मैं प्रबंधक चुना गया। अब समस्या यहाँ से शुरू होती है कि जैसे ही मैं प्रबंधक बनता हूँ तो मैंने विद्यालय को जब घूम कर देखा तो इतनी दुरूह स्थिति है कि बारिश के समय में विद्यार्थी बैठ नहीं सकते। बिजली की यह स्थिति है कि बिजली कटी हुई है। विद्यार्थी छत के नीचे बैठकर जो पढ़ रहे हैं, इतना रिस्क है कि ईंटें निकली हुई हैं। पिताजी के समय में जो बनाया गया था। थोड़ा सा रोकेंगे इसमें, ये कि मतलब जैसे आपने बताया बिजली कटी हुई है और इसके पहले आप ये बता दीजिए कि विद्यालय में जमीन भी लगी हुई है। जो जमीन लगी है उससे कुछ ना कुछ तो फसलें भी मतलब जो आ रही होगी, कुछ ना कुछ धनार्जन तो हो ही रहा होगा। बिल्कुल, आपको बताया था कि वो इसलिए अव्यवस्था हो पाई कि पहले, और ये मानसिकता बनी हुई है, इसमें कोई दो राह नहीं कहने में। हमने कहा शासनिक प्रशासनिक अमलों के साथ में प्रबंध समिति के जो लोग हैं वो उसको व्यवसाय बनाए हुए हैं। उन्हें लगता है कि जैसे ही मैं इस प्रबंध समिति में आऊंगा तो सेवा कार्य नहीं है, ये जो खेती है इस पे मेरा हक हो जाएगा, उसमें बंदर बाट का हिस्सा होगा, 5 बीघा 6 बीघा 7 बीघा 2 बीघा निःशुल्क रूप से मैं इसका उपयोग करूंगा। जिसका विरोध पिताजी ने किया, और जब विरोध किया तो उसके फलस्वरूप उन्होंने 2 बिल्डिंग बनवाई, लैब बनवाई उन्हीं पैसों से निर्वाचन करके, और बाकायदा बच्चों के लिए एक समुचित व्यवस्था जो होनी चाहिए पढ़ाई के प्रयास किया। लेकिन वही विरोध, क्योंकि मानसिकता है कि अगर मैं यहाँ पे आया हूं तो यही बनूंगा। अब फिर वहीं पे लौटते हैं कि जब मैं निर्वाचित होता हूं, देखता हूं क्या व्यवस्था है, तो मैंने भी खेती की खुली बोली लगवाई। जी, जैसे ही मैंने खुली बोली लगवाई तो खेती पर अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा धनार्जन हुआ, जिससे तमाम तरीके के बच्चों के हित में काम हुए। हमारे यहाँ वाटिका का निर्माण हुआ, बच्चों को अच्छा माहौल मिल सके, बच्चे पढ़ने आ सकें, बच्चों के लिए शिक्षा की उत्तम व्यवस्था हो सके, उसके तहत मैंने काम शुरू किया। फिर वही मानसिकता और विरोध मेरे आ गया। जी जी। अब लोगों ने से पिताजी जूझ रहे थे, हाँ, वही समस्या अब धीरे धीरे ये विरोध मुखर होने लगा कि भैया हमका ये खेती चाहिए, खेती न दिया। तो आपको शुद्ध भाषा में बता रहा हूं कि मुझको ऐसा जानकारी में नहीं था। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ जब मेरी मीटिंग में बार बार तरह तरह के विरोध तो कर रहे थे लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे। अचानक एक मीटिंग होती है और फोन आता है जिसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, खेती न दिया तो विद्यालय न चला पाइए। जी। अब व्यवस्था शुरू होती है शासनिक प्रशासनिक, क्योंकि प्रशासन योजना जिसको मैंने बताया उसके तहत विद्यालय चलता है। इंटरमीडिएट एजुकेशन के तहत डीआईएस कार्रवाई करता है। डीआईएस केवल सुपरविजन कर सकता है। डीआईएस का वो केवल ये चेक करने का अधिकार है कि इन नियमों का जो प्रशासन योजना में बनी है और इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत है, इसका कहीं नियम का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, ना उसमें अपने ही किसी भी नियम उपनियम को जोड़ने का उसको अधिकार है,
ना ही उसके इतर अपना कुछ भी करने का अधिकार है। सिर्फ वो सुपरविजन करके ये चेक कर सकता है कि इन नियमों का कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। अक्षरशः पालन कराने का कर्तव्य है। केवल इसके अलावा कोई अधिकार क्षेत्र जितना संस्था में डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय को प्राप्त है और ना ही जिला विद्यालय निरीक्षक को प्राप्त है। अब मेरे ही विद्यालय की समस्या नहीं है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि अपने मंच को बहुत अच्छा मंच मिला है। ये नजीर और उदाहरण होगा, किसी भी व्यक्ति को अगर सिस्टम की इससे समस्या है तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय युवा अभिमान सभा के पास आए, हमारे सदस्य बने या ना बने, हम उसकी इस समस्याओं का निदान निश्चित रूप से आम जनमानस तक की आवाज ले जाएंगे। और यही नहीं, उस विधा के योग्य विधि विद्येता यानी वकील, अधिकारी, जनमानस जो भी उसका पूरा सज्ञ ज्ञान लाता है, उसका पूरा सहयोग। अभी तो हम बात कर रहे हैं एक सेगमेंट की। आपकी समस्या सरकारी विभाग में या आम जीवन में किसी भी तरीके से किसी भी व्यवस्था में समस्या जिसको सिस्टम का कहकर अंदर से घुटना, गलना और ये कहकर ये तो सिस्टम है, ऐसे ही चलेगा, इसमें विरोध नहीं हो सकता, इस डर को निकालने का काम हम रियास इंडिया के लोग करेंगे। हम फिर अपनी बात पर आते हैं कि समस्या यहां से शुरू होती है। अब करते क्या है, कुछ लालची लोग प्रबंध समिति के, जिनको मेरे ही लोगों द्वारा, मेरे ही पिताजी द्वारा सदस्यत्व बनाया गया था। अब विद्यालय के नियम उपनियम के विरुद्ध, शासन की मंशा के विरोध में ये अनुदान मिलता है गरीब छात्रों को उनकी उच्चतम शिक्षा के लिए, उसका दुरुपयोग करके कुछ लोग वहां पे अपने ही जाति बिरादरी से नौकरी पा जाते हैं, जिस पर एक शिकायत के बाद अचानक ये हमें पूर्व में भी जानकारी हुई थी। मैं भी जिला विद्यालय निरीक्षक एक बार गया था, तो वहां पर कुछ अध्यापकों को लेकर के कुछ विवाद, एक सूची हमको मिली थी, उसमें आस्तिक मुनि के एक अध्यापक या 3 अध्यापक ऐसा कुछ नाम था, हमें संज्ञान में आ रहा है, वो नौकरी पाने का कुछ विवाद था। वो टेक्निकल पॉइंट क्या है? वो बिल्कुल बता रहा हूँ आपको कि वो नौकरी जो थी इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 के अध्याय 3 की उपधारा 16(6) के विपरीत थी, जिसको शासन द्वारा जांच करने के बाद बिल्कुल पूरी तरीके फर्जी पाई गई। उसका नियम ये है, बता दूं आपको, उसका नियम ये है कि विद्यालय प्रबंध समिति के किसी भी पदाधिकारी का कोई भी रक्त संबंधी जिसकी परिभाषा उसमें दी गई है, उसके अंदर सास ससुर, बेटा बहू, नाती नातिन, पुत्र वधू, मतलब ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो नहीं आता है, उसके तहत आता है। उसका लाभ लेते हुए, लाभ लिया संबंधों का और नियम और एक्ट के विरुद्ध नौकरी पा गए जी। तो 2018 में शासन द्वारा जांच में कुछ अध्यापक दोषी पाए जाते हैं और उनकी नौकरी बर्खास्त करके सूचित करने का आदेश होता है। फिर वही सिस्टम काम करता है भ्रष्टाचारियों का कि वो अपना लेन देन शुरू करते हैं, कुछ समस्याओं को दबाते हैं, छुपाते हैं और फिर उनको मिल जाती है। वर्तमान में मेरे समय में फिर से उजागर हुआ जी। ये उजागर यूं हुआ कि किसी ने शिकायत कर दी जी। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा एक जांच कमेटी गठित की जाती है। उस जांच कमेटी में प्रबंध समिति के प्रबंधक को सहयोग करने के लिए कहा जाता है जी। अब उसके तहत चूंकि लाभ पाए हुए अनियमित तौर से नौकरी करने वाले उसी विद्यालय के जस्ट सामने रहने वाले, जिन्होंने अपनी पूरी सेवा काल में ना ही कभी विद्यार्थी हित किया, ना ही कभी और किसी भी तरीके का विद्यालय हित किया, सामने नौकरी, और सैलरी इतनी तगड़ी है, मैं आपको बताऊं, 1,40,42,000 पाने वाला, जिसको शिक्षक मूल रूप से कहते हैं। अगर उस परंपरा को हम लोग देखें अपनी सनातनी परंपरा में, अपनी आध्यात्मिक परंपरा में, तो शिक्षक वो होता है जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने विद्यार्थियों, अपने विद्यालय को प्रतिदिन है। लेकिन इस टाइप की मानसिकता है कि 1,40,42,000 पाने वाला शिक्षक समय पे पढ़ाता नहीं है, अपनी व्यवस्था के इतर काम करता। मैं सभी शिक्षकों को ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो टीचर जो अनियमित नौकरी पाए, विद्यालय के जस्ट सामने रहते हैं और ज्यादा दूरी पे नहीं रहते हैं, उनके दिमाग में मैनेजमेंट कमेटी के नजदीक होने का पूरा लाभ उठाया जी जी। नियम विरुद्ध नौकरी थी जी। अब मुझको जांच कमेटी में बैठाला जाता है जी। अब मैंने उसकी सत्यता के लिए अपनी प्रबंध समिति, जैसा कि नियम होता है कि प्रबंध समिति ही डिसीजन लेगी जी। जैसे ही मैंने कहा कि भाई शशि कुमार मिश्रा की नौकरी को लेकर
ये इस तरीके का जांच होनी है। क्योंकि पहले से ही जैसा कि आपको बताया था मैंने कि उनकी मानसिकता थी और मुझ पर दबाव बना कि जो खेती है 5 बीघा हमको चाहिए, 2 बीघा हमको चाहिए, हम नहीं दे पाए थे, नहीं दी थी, दे नहीं पाए शब्द गलत है, मैंने नहीं दी थी विद्यालय हित में। अब उनको मौका मिलता है, चूंकि पूर्व अध्यक्ष के सगे बिटिया के पुत्र दामाद शशि कुमार मिश्रा थे, अब उनको बहाना मिलता है। अब वो दबाव बनाना शुरू करते हैं कि देखिए इनके लिए क्लीन चिट दे दीजिए। क्लीन चिट देने का नियम यूं नहीं है कि एक कार्रवाई 16D की होती है जिसके तहत प्रबंध समिति निरस्त की जा सकती है, प्रबंधक को सजा हो सकती है। यहां से शुरू होता है प्रबंध समिति का खेल। अब और क्योंकि वो लोग गनाड हैं, पूर्व में प्रधान रह चुके हैं, डराना धमकाना, और वो मैंने जब कहा अपने प्रबंध समिति लोगों में जी, मैंने कहा कि देखिए मैं गांवदारी, रिश्तेदारी और व्यवहारी निभाने नहीं आया हूं, क्योंकि ये तपस्थली है, एक संत के द्वारा बनाया हुआ विद्यालय है, ये नियम उपनियम और विधान से चलेगा, विद्यार्थी हित और विद्यालय हित चलेगा, ना कि व्यक्तिगत हित चलेगा। लेकिन होता यूं है कि कुछ लोग नियम विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव गठित करते हैं, जबकि मैंने आपको बार बार बताया प्रशासन योजना से विद्यालय चलता है और अधिनियम जो चलता है शिक्षा अधिनियम इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921, उसमें कहीं ऐसा विधान नहीं है कि साधारण सभा से चुने हुए ये 10 लोग किसी को भी हटा सके, बना सके। तो वो लोग एक अचानक नैसर्गिक न्याय जिसको कहते हैं, प्राकृतिक न्याय कहते हैं कानूनी भाषाओं में उमेश जी, उसके लिए होता ये, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई आरोप या कुछ भी लगाना होता है तो पहले उस व्यक्ति को एक नोटिस दिया जाता है कि भाई आपके ऊपर ये आरोप है, आप लगाइए। यदि वो नहीं सुनता, जैसे प्रबंधक के ऊपर लगा तो प्रबंधक नहीं सुनता है, तो उस व्यवस्था के तहत फिर वो साधारण सभा से कहते हैं कि भाई ये नहीं सुनना है, इनके ऊपर ये आरोप है। जब फिर भी नहीं सुना जाता है तो उसके बाद फिर व्यवस्था की जाती है। लेकिन होता क्या है, सिस्टम लगता है। क्षेत्रीय राजनैतिक संरक्षण के कुछ लोग जो अपना आर्थिक और सामाजिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तुरंत इस तरीके के लोगों को संरक्षित करते हैं। मेरे खिलाफ मेरे विद्यालय में प्रबंध समिति के कुछ लोग अचानक अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास करते हैं और उसमें झूठ भर भर के लिखते हैं, झूठ आरोप लगाते हैं और उस आरोप की कहीं पुष्टि नहीं है। एक एफिडेविट देते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक को कि भाई अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। मैंने कहा कि प्रशासन योजना में हमारे अविश्वास प्रस्ताव शब्द की कोई नियमावली नहीं है, इसलिए अविश्वास। और आश्चर्य की बात और हुई इसमें, जिसको आप सुन के चकित हो जाएंगे, बिल्कुल सफेद झूठ आज तक का सबसे बड़ा जो किस तरीके का कानून व्यवस्था करें मखौल उड़ा दिया गया। वो व्यक्ति जो 6 माह पहले इस्तीफा दे चुका है, इस्तीफा स्वीकार है, विद्यालय को न चला पाने से विद्यालय की नियमावली और जो हमारा बायलॉज है, संस्था है, उसकी नियमावली के अनुसार जो लोग नियम संबद्ध तरीके से, विधिक तरीके से इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट, प्रशासन योजना और इसके अलावा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के नियम उपनियम के अंतर्गत बाकायदा नोटिस देकर, बाकायदा मीटिंग बुलाकर, बाकायदा उनको सूचना देकर कि आप निकाले जा चुके हैं, निष्कासित हो चुके हैं, उन व्यक्तियों द्वारा पत्र दिया जाता है और माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आश्चर्य मानेंगे, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा मानेंगे। राजनीति का वैधस्त जो है वो नियम उपनियमों से ज्यादा होकर इस तरह से होता है कि लोग इस्तीफा दिए अध्यक्ष जो कि साधारण सभा का सदस्य भी नहीं, इसको आम लोगों की भाषा में बता दें, यदि आप भारत सरकार में या फिर विधानसभा के अंदर या फिर अपने ग्राम सभा में या वार्ड का चुनाव देखें तो वहां पर आप वोटर ही नहीं हैं, तो आप किसी की शिकायत करने के अधिकारी ही नहीं होते हैं। यहाँ पर हम कहेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने आपके साथ 2 नियमों में मतलब जो है मनमानी की। 2 नहीं, जितने भी नियम हैं अभी फिलहाल आपके अनुसार हमें 2 नियम दिखाई पड़े। पहला ये कि जैसा आपने बताया कि प्रशासनिक योजना में हमारे यहाँ कोई ऐसा नियम नहीं है जिसमें अविश्वास प्रस्ताव आ सके।
दूसरा आपने बताया पॉइंट कि जो व्यक्ति ऑलरेडी हमारी व्यवस्था से बाहर हो चुका है वो व्यक्ति हमारे लिए एफिडेविट दे रहा है जिसका एफिडेविट कहीं लग नहीं सकता है, मतलब अयोग्य है वो व्यक्ति। अयोग्य होने के बाद लिखता है कि मैं और उस पर भी कार्रवाई करने का काम जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय कहते हैं। यानी कि यही मुख्य दो बिंदु है। बिल्कुल मुख्य दो बिंदु यही है कि इसके आधार पर वो निर्णय करते हैं और अविश्वास प्रस्ताव पास कर देते हैं। चलिए यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन निर्वाचित पदों पर उनको मैंने लिखित में बताया और बातें बताई कि साहब इसमें जो है निर्वाचन ही संभव होता है भाई। एक होता है कैजुअल मतलब ये कि यदि प्रबंधक ना रहा हो, अपाहिज हो गया हो, सालों से मीटिंग ना कर रहा हो, उस पे एक नियम होता है कि कैजुअलिटी में भी पुनः चुनाव नहीं कराया जाएगा, इन्हीं में से किसी एक को चुन लिया जाएगा, प्रबंध समिति किसी व्यक्ति चुने। लेकिन यदि प्रबंधक निरंतर काम करा रहा है, स्वस्थ है, सक्रिय है, इसके बाद भी मीटिंग कर रहा है, जिसको आप लोग बिना किसी आरोप के, मान लीजिए जबरन आरोप या आरोप सिद्ध करने के बाद भी अगर आप उस पे अविश्वास प्रस्ताव के तहत कार्रवाई करते हैं तो निर्वाचन द्वारा ही नए प्रबंधक का चुनाव हो सकता है। लेकिन क्योंकि सिस्टम जिस शब्द को कहते हैं, यदि कोई अधिकारियों की मनमानी, सिस्टम की मनमानी, दबाव और काला निर्णय, जिसको सुनकर पूरा उत्तर प्रदेश कहता है कि ऐसी व्यवस्था जो कोई नियमावली में नहीं है। पहले लोग कहते थे नौकरी चली जाएगी और ताक पे रख देते हैं। बात अपनी यहीं पर कह के समाप्त करूंगा कि अगर आपके अंदर भी ऐसी कोई घुटन है कि जो नियम विरुद्ध काम है और आपकी समस्या में आपको लग रहा है कि सिस्टम का हिस्सा हो चुके हैं, जो अधिकारी मदान हो चुके हैं और जरा सी बात में कहते हैं कि जाइए कोर्ट चले जाइएगा, तो इस तरीके के अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। व्यक्तिगत उनके नाम से उनको पार्टी बनाकर उमेश जी रियास इंडिया ये नियम चलाएगी। भाई नियम क्या है कि वो पद पे जाते हैं जी, जैसे ही यहाँ जाते हैं कहने मुझको क्या लेना देना है, आपको मैंने ये कर दिया है, आप नहीं, ये कोर्ट चले जाइए, उनके ऊपर कुछ होता नहीं है। होता है क्या है कि वो पद छोड़ के चले गए, नया व्यक्ति जवाब लगाएगा, तो पद के ऊपर इसका फायदा उठाते हैं। लेकिन हम ये करेंगे कि अपने ही अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए व्यक्तिगत रूप से आपके नाम वाले व्यक्ति ने इस तरीके का भ्रष्टाचार, चाहे वो दबाव में किया हो, चाहे वो अर्थ लाभ के लिए किया हो, या अपनी पदोन्नति के लिए किया हो, या अपने ट्रांसफर रुकवाने के लिए किया हो, किसी भी टाइप की व्यवस्था में यदि जिस व्यक्ति द्वारा अनैतिक और अवैध, अनियमित, विधि विरुद्ध, शासन के विरुद्ध, नियम उपनियम के विरुद्ध इस टाइप के काले निर्णय लिए गए हैं, उस निर्णय के विरोध में हम रियास इंडिया के सभी लोग बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसे अधिकारियों को इसलिए सबक सिखाएंगे कि वो नजीर हो जाए, चाहे उसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़े, सामाजिक स्तर पर जाना पड़े, जनप्रतिनिधियों से समर्थन लेना पड़े, सोशल मीडिया की तमाम साइट्स में आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि मानवीय संवेदनाओं को जीवित रखते हुए इस टाइप के काले निर्णयों को इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब लोगों तक पहुंचाएं कि लोग ऐसा काम करने वाले अधिकारियों को इस समझ में आ जाए कि आज रियास इंडिया नाम का एक संगठन खड़ा हुआ है जो आम जनमानस से जुड़कर इस रूप से आपको उसकी सजा होगी, और सजा होने के बावजूद हो सकता है कि आप जिस लाभ के लिए ये कर रहे थे वो लाभ ही आप तक ना रहे। नमस्कार। तो आपने अभी तक सुना, ये हमारे बीच में नीरज तिवारी थे जो कि अपनी पीड़ा को बता रहे थे, अधिकारियों द्वारा उनके किए गए मनमाने कार्यों को बता रहे थे, किस तरीके से इनको परेशान किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं ये मन में एक पीड़ा है अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यों की। हम लगातार ऐसे जो पीड़ित या मतलब जो है अधिकारियों द्वारा उपेक्षित किए गए लोग हैं, हम उनसे भी आह्वान करते हैं कि आइए, राष्ट्रीय युवा सभा आपका लगातार स्वागत करेगी और आपकी आवाज को समाज के बीच में, अधिकारियों के बीच में, सरकार के बीच में, मंत्रियों के बीच में लेकर के जाएगी। जहां तक सुनवाई नहीं हो पाएगी, हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि आपके सारे कार्यों पर अधिकारियों की मनमानी रुके, आपको नियमता कार्रवाई मिले। और इन्हीं सब विषयों के साथ नमस्कार।